Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैनेजमेंट के हर फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है। हमने अभी पढ़े थे मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस लाइक प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब हम एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो ये हर फंक्शन मैनेजमेंट का उसके साथ अपने आप को लिंक करके चलती है। वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन। ये बोलते हैं कि कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ये कहीं ना कहीं एक साइकिल में चलते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सेंस, एक ऐसी चीज़ जो इन सबको बाइंड करके चलती है वो है हमारी कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट। क्या होता है वो पढ़ते हैं हम। They say apart from these five functions मतलब directing, controlling, planning, organizing, staffing, there is one more important function which every manager has to perform. उन 5 फंक्शंस के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो किसी भी मैनेजर को करना पड़ता है, मतलब पूरा करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। ये बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। उस फंक्शन का नाम है कोऑर्डिनेशन। इट इज नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसे सिर्फ एक फंक्शन का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक फंक्शन ही होता तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जैसे इसका नाम भी वहीं कहीं फिट हो जाता। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मैनेजमेंट के लिए। तो ऐसे सिनेरियो में आप इसे सिर्फ एक फंक्शन बोल के इसकी वैल्यू को कम नहीं कर सकते हो। The process by which manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination. ये बोलता है कि एक मैनेजर सिर्फ चीज़ों को ऊपर से देखने के लिए नहीं रखा जाता। एक मैनेजर का इसके बियॉन्ड भी बहुत सारा काम होता है। फिर से मैं बोलती हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट के इंसान अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब परचेज डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपना कर रहा होगा, मार्केटिंग अपना कर रहा होगा, एडवर्टीजमेंट वाला अपना कर रहा होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो ये सारे अपने अपने काम में बिजी होंगे, लेकिन वो एक जरिया जिससे हम इन सबको कनेक्ट करेंगे और इन सब के फंक्शंस को ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लेके जाएंगे, इसके लिए लगेगा कोऑर्डिनेशन। आप मानिए अगर इन बॉडीज में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंगल वे में लेके चलने की कोशिश करेंगे? ये अपने बारे में सोचेगा, ये अपने बारे में सोचेगा, ये अपने बारे में सोचेगा और वो अपने बारे में सोचेगा। तो ऐसे में जब हर कोई अपने बारे में सोच रहा होता है, क्या किसी का भला हो पाता है? एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए रियल लाइफ से। मैं बोलती हूँ एक फैमिली है, ठीक है, 5 लोगों की फैमिली है, मम्मी, पापा, दादा और 2 बच्चे, ठीक है, लड़का लड़की। अब ऐसे में पापा अपनी लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, दादा को अपनी टेंशन होती है, मम्मी को अपनी किटी पार्टीज की हमेशा वो लगी रहती है, बेटा अपने खेलने कूदने में लगा रहता है, उसे बाकी दुनिया से मतलब ही नहीं है, और बेटी हमेशा फ़ोन पे लगी रहती है और उसे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसे अपनी पहचान बनानी है, अपना नाम बनाना है और ये सब करना है। तो यहाँ पे हर एक इंसान क्या है, अपने अपने बारे में सोच रहा है। ऐसे में क्या ये एक अच्छी फैमिली बन पाएंगे? क्या वो फैमिली में जो एक बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है, क्या ये पूरा कर पाएंगे? एक को दूसरे की आवश्यकता होगी, क्या वो दूसरा भागते हुए उसके पास आएगा? नहीं, वो पहले अपने बारे में सोचेगा। तो एक बाइंडिंग फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो सबको बाइंड करके रखे, और फैमिली में वो बाइंडिंग फोर्स होती है प्यार एक दूसरे के लिए, कि इसको कुछ हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होएगी। तो ऐसे में वो बाइंडिंग फोर्स कहीं ना कहीं क्या करती है, उस पूरी फैमिली को पकड़ के एक साथ इकट्ठे रखने का काम करती है, और वही बाइंडिंग फोर्स हमारे मैनेजमेंट में है कोऑर्डिनेशन। एक और एग्जाम्पल लूंगी मैं इसका, लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। Coordination is the force that binds all the other functions of the management. ये बोलता है कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो कि मैनेजमेंट के हर फंक्शन को कहीं ना कहीं बाइंड करने का काम करता है। तो मैनेजमेंट के हर फंक्शन को बाइंड करने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। फिर ये बोलते हैं
Coordination is the base or primary function of every manager because various departments of an organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities. ये बोलते हैं भैया सारे डिपार्टमेंट अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अगर आपने उन पे कुछ कॉमन वो नहीं लगाया तो ऐसे सिनेरियो में वो अपने अपने काम में ही लगे रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में कोई नहीं सोचेगा. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. आइए, यहाँ पे ये बोलते हैं ये है एक इंसान जिसको प्लानिंग करने के लिए रखा है. ठीक है, ये एक इंसान है जिसे किसके लिए रखा है? प्लानिंग करने के लिए रखा है. ये एक इंसान है जिसे ऑर्गेनाइजिंग के लिए रखा है. ये एक इंसान है जिसे स्टाफिंग के लिए रखा है. ये एक इंसान है जिसे डायरेक्टिंग के लिए रखा है और ये एक इंसान है जिसे कंट्रोलिंग के लिए रखा है. अब ये इंसान जिसको प्लानिंग के लिए रखा हुआ था ये प्लान्स बना रहा था. ठीक है, ये क्या कर रहा था? प्लान्स बना रहा था. लेकिन बिना इसकी मदद लिए और बिना इसकी मदद लिए क्या ये अच्छा प्लान बना सकता है? प्लान क्या मतलब कुछ भी बना के और चले जाओ तुम कि भैया देख लो अब तो हमने तुम्हारे लिए सेट कर दिया. मैं बोलूं एक इंसान है जिसे आपके लिए टाइम टेबल सेट करना है. यू आर 12th क्लास स्टूडेंट, आपके लिए टाइम टेबल सेट करना है उस इंसान को. ऐसे सिनेरियो में वो आया, उसने अपने हिसाब से कुछ भी लिखा, कुछ भी करा और आपको पेपर पकड़ा के चला गया. क्या उसका प्लान आपके लिए इफेक्टिव प्रूव होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी उसके बारे में सुना ही नहीं. और जब उसने आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में सुना ही नहीं तो ऐसे सिनेरियो में उसके द्वारा दिया गया प्लान क्या आपका कोई काम आएगा? नहीं आएगा. तो यहाँ पे ये बोलता है कि अगर इसको अच्छा प्लान बनाना है तो इसकी सबकी मदद लेनी पड़ेगी. फिर ये बोलते हैं कि कंट्रोलिंग में जो डेविएशन फाइंड करते हैं, अगर उसके पास प्लान्स होंगे नहीं, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो क्या वो अपना कंट्रोलिंग का फंक्शन अच्छे से कर पाएगा? आंसर इज अगेन नो. तो ऐसे में हर एक डिपार्टमेंट, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो इनके द्वारा किया गया काम अच्छा प्रूव नहीं होगा, इफेक्टिव प्रूव नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा. तो ये बोलते हैं हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे क्या लिखे हैं मैंने नीचे, फंक्शंस ही तो लिखे हैं मैनेजमेंट के, हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. क्योंकि अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर इनके द्वारा की गई चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसलिए बोला है क्योंकि ये एक मात्र फंक्शन नहीं है, ये हर एक फंक्शन में आने वाली एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह प्रेजेंट है. मतलब आप ऐसे मानिए कि भगवान की तरह, बोलते हैं ना भगवान हर जगह प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन हर जगह प्रेजेंट होगी तभी मैनेजमेंट अच्छी चलेगी, वरना नहीं चलेगी. सो कोऑर्डिनेशन का अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में, जिसे हम ओवरलुक नहीं कर सकते. इससे अगर आपने देखा होगा तो हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं उनकी एक एक वीडियोस देखी हैं, दैट्स इट. लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोऑर्डिनेशन में उसके फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, कैरेक्टर्स बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो कोऑर्डिनेशन अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com से जाके नोट्स ले सकते हैं. दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स. माय नेम इज CS पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में ही कुछ अच्छी बातें. अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये बोलते हैं कि भैया रीज़न क्या रहा है ऐसा बोलने का. मतलब बाकी जब चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप प्लानिंग बोल रहे हैं, आप कंट्रोलिंग बोल रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजिंग बोल रहे हैं, इनको आप सिर्फ फंक्शन बोल के छोड़ रहे हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोऑर्डिनेशन आप बोल रहे हैं ये एसेंस है मैनेजमेंट का, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैनेजमेंट अधूरी है. तो ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? तो उस चीज़ का आंसर छुपा हुआ है इस स्लाइड में और इसकी नेक्स्ट स्लाइड में. ये बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये बोलते हैं हर एक इंसान कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम कर रहा है,
लेकिन उन सब काम को यूनाइट करने का काम भी तो किसी को करना पड़ेगा। तो उन सब कामों को यूनाइट करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन, और ये इंटीग्रेट करता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन की। हर एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें यूनाइट करने का, उनके बीच में यूनिटी लाने का काम किया है किसने? कोऑर्डिनेशन ने। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। वो कौन से रीजन है देखते हैं। फर्स्ट ये बोलता है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स एट प्लानिंग स्टेज। ये बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही कहीं फिट होता है, नहीं, कोऑर्डिनेशन का काम शुरू हो जाता है प्लानिंग स्टेज से। मतलब जैसे ही हम प्लान करना शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन का काम शुरू हो जाता है। When top management plans for whole organization, जब टॉप लेवल क्या करती है, प्लानिंग में क्या करती है, वो सबके लिए प्लान करती है। Based on the plans, then the organizational structure is developed. उन प्लान्स पे बेस्ड हम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और इस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अगर आपको याद हो तो हम ये पढ़ चुके हैं। देन ये बोलते हैं स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और ट्रेन भी किया जाता है, और इस फंक्शन को हम बोलते हैं स्टाफिंग। और कहीं ना कहीं ये भी तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होता है। तो फिर से बिठा दिया आपने कोऑर्डिनेशन दो फंक्शंस के बीच में। प्लानिंग था तो वहां से आपने स्टाफिंग के लिए आइडिया लिया, प्लानिंग था तो वहां से आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग का आइडिया लिया। तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन बिठा रहा है? ये हमारा कोऑर्डिनेशन वर्ड बिठा रहा है। तो ये बोलते हैं टू एंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शंस आर नीडेड। ये बोलते हैं उन प्लान्स को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो डायरेक्शन की भी जरूरत है और इस फंक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। अगेन कोऑर्डिनेशन आ गया, प्लान आया, साथ में डायरेक्शन आ गया, तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कंट्रोलिंग इंश्योर्स नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, और इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। अगेन मैंने जैसे यहाँ पे पहले भी बताया था, प्लान आ गया और साथ में क्या आ गया? कंट्रोलिंग आ गया, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो प्लानिंग हुई, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा, फिर उसके बाद प्लानिंग और स्टाफिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा, फिर उसके बाद प्लानिंग और डायरेक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा, और उसके बाद प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा। तो हर एक स्टेप पे कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं बैठ रहा है और अपनी इंपॉर्टेंस बना रहा है। देन दे से कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो सबसे ऊपर लेवल पे बैठे होते हैं उन्हें तो ये इंश्योर करना होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज है वो यूनाइटेड रहे। कहीं ये ना हो कि वो डिपार्टमेंट वाला अपना काम करने निकल जाए, ये डिपार्टमेंट वाला अपना काम करने के लिए निकल जाए। तो ऐसे सिनेरियो में ये बोलते हैं आपको सारी एक्टिविटीज को क्या करने की जरूरत है? इंटीग्रेट करने की जरूरत है, और वो करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। Coordination is required at middle level to balance the activities of different departments. ये बोलते हैं आप मिडिल लेवल पे कौन आते हैं? डिपार्टमेंट्स आते हैं। हर एक डिपार्टमेंट को के बीच में बैलेंस बिठाने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे फिर से आ गया कोऑर्डिनेशन। देन दे से लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। अब लोअर लेवल के नीचे कौन आता है? वर्कर्स आते हैं। अब वर्कर की एक्टिविटीज को भी तो इंटीग्रेट करने की जरूरत है, तो फिर यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट आ गई। तो कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड होता है। आप चाहे टॉप लेवल की बात करें, आप चाहे मिडिल लेवल की बात करें, या आप सुपरवाइजरी लेवल की बात करें, हर एक इंसान को अपने अपने लेवल पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। पहले हमने बात करी मैनेजमेंट के हर फंक्शन पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अब हम बात कर रहे हैं हर लेवल पे। तो हर फंक्शन पे, हर लेवल पे दोनों चीजें याद रखिएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन को सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Any company which fails to coordinate its activities cannot survive and run successfully for a long period of time. ये बोलता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां कोऑर्डिनेशन की कमी है,
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग वे में कभी भी अच्छी नहीं चलती हैं। तो ऐसा मान के चलिए, अगर आपको अपना फ्यूचर देखना है उस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको चाहिए ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग लास्टिंग वे में चले, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन लाना ही पड़ेगा। Then they say it is through the process of coordination that a manager ensures orderly arrangement of the individual and group efforts in realization of a common objective. इनका कहना है कि भैया ये कोऑर्डिनेशन ही होता है जो इंडिविजुअल एफर्ट्स और ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है, कंबाइन करता है, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या देता है, प्रेरणा देता है। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स। ये बोलते हैं हर एक एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करना, हर एक डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करना, हर एक लेवल को सिंक्रोनाइज करना, हर एक फंक्शन को सिंक्रोनाइज करना। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कोऑर्डिनेशन की होती है। तो अगर देखा जाए तो ये एक फंक्शन नहीं है लाइक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये एसेंस है जो कि हर एक पार्ट में आता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप में इसका रोल निकल ही जाता है। तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये टर्म कोऑर्डिनेशन। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन की वैल्यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज अगर हम खुद भी अपनी एक्टिविटीज़ देखें, हमें खेलना है, कूदना है, मस्ती करनी है, पढ़ाई करनी है, खाना पीना है, ये करना है, वो करना है। जब तक हमारी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो रियल लाइफ से ये एग्जाम्पल पिक कीजिए ना, क्या ज़रूरत है बुक में कुछ भी समझने की। आपको वो सारे एग्जाम्पल जो आप इस बुक में देखते हैं या किसी भी बुक में देखना है रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज़, आपकी रियल लाइफ में ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल सिनारियो से अगर आप एग्जाम्पल पिक करेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ आप थ्योरी मतलब चीज़ों को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं, विच इज़ ज़रूरी है बहुत ज़्यादा एक्चुअली हमारे एजुकेशनल लेवल के लिए। आई होप आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं गया होगा, लेकिन अगर कोई गया है तो डाउट सेक्शन नीचे है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com से ले लीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। आपको कहीं ना कहीं इसका वेटेज यहाँ से ही समझ में आ रहा होगा कि बाकी फंक्शंस के बारे में जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हमने पढ़ा था उसके फीचर्स के बारे में हमने बात भी नहीं की, लेकिन यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन के बारे में अलग से बात कर रहे हैं। जिस तरह से हमने मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े थे, तो कोऑर्डिनेशन के भी अलग से फीचर पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट। ये बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, अ डेलिब्रेट फंक्शन। एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखिए पहले इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ये बोलता है हर एक इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं और वो कुछ काम करता है। अब ऐसे बहुत सारे इंसान होंगे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की होगी और उनके कुछ गोल्स होंगे और वो क्या करते होंगे, काम करते होंगे। ये बोलता है कोऑर्डिनेशन का मेन काम होता है इन लोगों के बीच में लिंक बिठाना, इन लोगों के बीच के वर्क के बीच में क्या, यूनिटी बिठाना, सो दैट इनके इंडिविजुअल एफर्ट्स को, ये जो इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स कर रहे हैं उनको मिला के हम ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल अप लेके जाएं। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि सारे काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अकेले अकेले काम कर रहे हैं। अब उन अकेले अकेले कामों को हमें क्या करना है, यूनाइट करना है, उनके बीच में यूनिटी लाना है और यूनाइट करके उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट करना है। और उन ग्रुप एफर्ट से हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगी, एक लेवल अप जाएगी। फिर ये बोलते हैं एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट, सेम चीज़। ये बोलते हैं कि भैया सारे एफर्ट्स इंडिविजुअली बन रहे हैं उनके बीच में यूनिटी ले आओ, सो दैट फायदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। इनका कहना है कि भैया क्या कोऑर्डिनेशन एक बार होने वाली चीज़ है, मतलब आपने एक बार कोऑर्डिनेट कर दिया क्या काम चल जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा कभी कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, ये एक साइकिल है और साइकिल कभी भी
खत्म नहीं होती है, यहाँ से शुरू हुई थी तो वापस आके यहीं पे क्या हो जाएगी, दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ये बोलते हैं कि भैया कोऑर्डिनेशन क्या है, एक साइकिल है जो चलती जाती है जिसका कोई एंड नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर ये बोलते हैं परवेसिव फंक्शन। मैं आपको जब मैनेजमेंट के फीचर्स बता रही थी तो मैंने इस वर्ड परवेसिव का मतलब आपको बताया था, दैट मीन्स वो चीज़ जो हर एक जगह अप्लाई करेगी, मतलब हर एक लेवल पे जाएंगी, हर एक फंक्शन में इन्वॉल्व होंगी, तो उसका मतलब होता है परवेसिव, जो हर एक जगह प्रेजेंट हो। सो ये बोलते हैं कि भैया देखिए, अब इंडिविजुअल क्या कर रहा है, बहुत सारे फंक्शंस कर रहा है, तो उन फंक्शंस के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। और उसके अलावा इंडिविजुअल अलग अलग लेवल्स पे हो सकते हैं, कोई टॉप लेवल पे होगा, कोई मिडिल लेवल पे होगा, कोई किसी लेवल पे होगा, तो सारी जगह कोऑर्डिनेशन का काम आएगा। एंड एट द सेम टाइम अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी तो हो सकती हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं हमारा कोऑर्डिनेशन काम आता है। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक लेवल पे भी काम आएगा, जो हर एक फंक्शन में भी काम आएगा, और जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आएगा। एज इन लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको ये पर्टिकुलर चीज़ करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, नहीं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट टू हर एक डिपार्टमेंट में होगी, हर एक लेवल पे होगी, और हर एक लाइक फंक्शन में रिक्वायर्ड होगी। तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक जगह प्रेजेंट है। देन दे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन किसकी ड्यूटी होती है, मैनेजर की होती है। मैनेजमेंट की ड्यूटी किसने ली है, मैनेजर ने अपने ऊपर लिया ना। तो जब सारी ड्यूटी मैनेजर की होगी तो एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटेड है, अच्छे से चल रही है, अपने सारे काम ढंग से कर रही है, ये मैनेजर्स को इंश्योर करना पड़ेगा। फिर ये बोलते हैं डेलिबरेट फंक्शन। इनका कहना है कि भैया कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के ऊपर थोपी जाए। मैं तुम्हें बोलूँ चल कोऑर्डिनेट कर, चल तू ऐसे कर, चल वैसे कर, चल ये कोऑर्डिनेशन होगा, ऐसे कोऑर्डिनेशन नहीं आता। जब तक दिल से वो चीज़ ना आए आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे विलिंगली करनी पड़ेगी, अपने मन से करनी पड़ेगी, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। सी अगर आपने कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, जो आपके बॉस होते हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन दे के चले जाते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको इस नेचर की इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि इसके साथ कोऑर्डिनेट करियो। अगर आपको सामने वाला इंसान पसंद नहीं है, यू कांट कोऑर्डिनेट विद दैट पर्सन। तो ऐसे सिनेरियो में ये बोलते हैं कि भैया इंसान सिर्फ किसी के साथ कोऑर्डिनेट उसी सिनेरियो में कर सकता है जहां उसका मन करे, जहां वो खुद से विलिंग हो वो काम करने के लिए, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नहीं पॉसिबल है कहीं पे भी। तो कोऑर्डिनेशन मन से आता है, डेलिबरेटली आता है, एक इंसान के खुद की सूझबूझ की वजह से आता है, खुद के मन से, मूड के अकॉर्डिंग आता है। सो ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। क्या पढ़ा हमने इसमें? हमने इसमें पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन का मेन काम होता है इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को यूनाइट करके कहीं ना कहीं ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट करना, और उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल और गोल जो होगा वो अचीव होगा। फिर ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूस नेचर की है, इट कांट बी लाइक ऑन ऑफ चलती रहे, या फिर कभी चलाओ कभी मत करो, कभी बिल्कुल ही मत करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो चलती रहेगी, एक खत्म हुई दूसरी साइकिल स्टार्ट, तीसरी साइकिल स्टार्ट, ऐसे चलेगा। परवेसिव फंक्शन मतलब हर एक लेवल पे पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टॉप लेवल वाले को काम है, नहीं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सबको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ती है, इवन आपस में भी कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। मतलब ये हो गया वर्टिकल, मतलब टॉप लेवल वालों को मिडिल लेवल के साथ एंड लोअर लेवल के साथ क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। एंड वर्टिकल की, हॉरिजॉन्टल की बात करें तो फर्स्ट से मैं बोल रही हूँ मिडिल लेवल वाले हैं, तो मिडिल लेवल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, उनको भी आपस में सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। तो इट्स अ थिंग जो कि वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल काम करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स मतलब कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं लाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है जो कि किसी के भी मन से आता है, विलिंग होता है वो इंसान तभी कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा।
आई होप आपको ये सारे फीचर्स समझ में आए होंगे। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि राइट द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो आपको बस इतना सा ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ऐसा फंक्शन आएगा 4-5 नंबर में, और हर एक पॉइंट में अगर आप 2 लाइनें भी लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जा सकते हैं magnetbrains.com पे। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के फर्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ये बोलते हैं coordination unifies unrelated or diverse interest into purposeful work activity। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं, और हर एक इंसान की अलग मेंटालिटी होती है, अलग सोच होती है, अलग गोल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सबको कंबाइन करके चलने का काम कौन करता है? हमारा कोऑर्डिनेशन करता है। ये बोलते हैं कोऑर्डिनेशन का फॉरमोस्ट फंक्शन यही रहता है कि भैया आपको क्या करना है, जितने भी ये इंडिविजुअल्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, जो अपने 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 बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उनके एरियाज को मतलब क्या करना है, यूनाइट करना है, उनके वर्क को यूनाइट करना है, उनके किए गए काम को यूनाइट करना है, सो दैट उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मिला के हमारी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बने और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाए। जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इनके वर्क को क्या करें, कोऑर्डिनेट करें या फिर कंबाइन करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक इंसान ने काम किया इतना सा, दूसरे इंसान ने काम किया इतना सा, लेकिन जब आप इन दोनों के काम को क्या कर दोगे, मिला दोगे, तो वो काम कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। तो जब काम इतना बन जाएगा तो ही तो ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा। देखिए, अब इसको रिकॉग्निशन मिल गई इसके काम की, इसको रिकॉग्निशन मिल गई इसके काम की, लेकिन दोनों का काम कंबाइन करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। इंडिविजुअल या इंडिविजुअल काम से तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कोऑर्डिनेशन का सबसे फॉरमोस्ट फंक्शन यही रहता है कि भैया आपको जितने भी ये एफर्ट्स है ना इंडिविजुअल, इनको यूनाइट करके ग्रुप एफर्ट्स में कंबाइन करना है, सो दैट हम उस चीज़ का फायदा उठा पाए, उस चीज़ को डिस्काउंट कर पाए। It gives a common focus to group effort to ensure the performance as it was planned and scheduled। तो एक क्या मिल जाता है, इनको फोकस करवाने का तरीका मिल जाता है लोगों का। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो दैट इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ फंक्शन। कोऑर्डिनेशन से कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ एक्शन आता है लोगों के काम में। The purpose of coordination is to secure unity of action in realization of a common purpose। बात ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पिछले पॉइंट में की है। वहाँ पे हम एफर्ट्स की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे है कि हम कॉमन गोल अचीव कर पाएँ, कॉमन पर्पस अचीव कर पाएँ। दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में डील करने का बेसिक मतलब यही था कि जो हमारा पुराने वाला वीडियो था, हमारा पुराने वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट, दोनों ऑलमोस्ट सेम बातें बोल रहे हैं। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं कि भैया इंडिविजुअल एफर्ट्स को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, सो दैट हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। तो एक में ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ऊपर रखा हुआ है और दूसरे में एफर्ट्स को ऊपर रखा हुआ था, लेकिन पॉइंट आपस में सेम बातें करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर बातें करते हैं। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। ये बोलते हैं, जैसे मानिए ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, फर्स्ट से मैंने इसका नाम रखा A, और ये एक डिपार्टमेंट है B, ठीक है, अब और ये एक डिपार्टमेंट है C, और ये है D। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स को कहीं ना कहीं बाइंड करने का काम कौन कर रहा है? ये देख रहे हैं जो इंसर्ट हो रहा है पॉइंट, ये क्या है, इनका बाइंडिंग फोर्स है। अगर ये इंसर्शन वाला पॉइंट, ये जो ऐसे गैप वाला आता है या जो ऐसे एक्सटेंडेड आता है, अगर ये ही ना हो तो क्या आप ऐसे पजल को कंबाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो काइंड ऑफ हम ये बोल सकते हैं ये जो पॉइंट्स है हमारे, यही कोऑर्डिनेशन है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते?
ये पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोऑर्डिनेशन के पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये हमारे हर एक चीज को बाइंड करने का काम करें। इट इज एक्टिंग एज अ बाइंडिंग फोर्स, जो कि दो चीजों को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये साथ में ये भी इंश्योर करते हैं कि सारे के सारे एक्शन जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हो रहे हैं। ना सिर्फ इतना, इन्होंने तो एक एग्जाम्पल भी दे दिया। ये बोलते हैं एट नामची डिजाइनर कैंडल्स द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क सो दैट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। इनका कहना है भैया देखिए, नामची डिजाइनर कैंडल्स के अकॉर्डिंग जो है उनका प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। क्यों बिठाना पड़ता है वो जानते हैं। ये क्या बोलते हैं, इनको आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। क्यों? अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। और एक है हमारा कौन सा डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ये क्या करेगा, सेलिंग का काम करेगा। एक प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, सेल डिपार्टमेंट सेलिंग का काम कर रहा है। अब मान लीजिए सेल डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी 100 सैंपल्स पड़े हुए हैं, सैंपल नहीं, ऑलरेडी 100 प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स। तो ऐसे में इनको भी रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच प्रोडक्शन की। तो अगर ये इनको नहीं बताएंगे कि भैया अभी 100 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बने हुए पड़े हैं, पहले उन्हें बिकने दो फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करना, तो ये क्या करेंगे, धड़ाधड़ प्रोडक्शन करते जाएंगे। ऐसे में हमारे पास स्टॉक इकट्ठा होता जाएगा, जिसको रखने के लिए अलग खर्चे हैं, वेयर हाउस का खर्चा हो गया, देन उसके बाद उसको अच्छे से रखने के लिए हमें और भी 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और ये काइंड ऑफ हमारा पैसा भी आइडल ऐसे माना जाता है, फंस गया बिल्कुल। तो ऐसे सिनेरियो में अगर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हुई तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऐसे दोनों ही डिपार्टमेंट क्या करते हैं, नामची डिज़ाइनर वाले आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। ये इसे टाइमली बताता रहता है कि भैया यार देख प्रोडक्शन अभी रोक दे क्योंकि बहुत सारा स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है, फिर एकदम से स्टॉक खत्म होने लग जाता है तो इसको बोलते हैं जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर क्योंकि स्टॉक खत्म हो रहा है। अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन कहीं पे भी डगमगाया, वहाँ पे ये पूरा का पूरा डिज़ाइनर कैंडल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक फंक्शन, हर एक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये थे हमारे 2 पॉइंट्स, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल, और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के एक और पॉइंट के बारे में, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सी इन माई प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात की कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंबाइन करती है और ग्रुप एफर्ट्स बना के कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है करी और ख़त्म हो गई, इट इज़ गोइंग टू बी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कैसे, आइए समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज मतलब प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेशन भी शुरू होता है, एंड कंटिन्यूज टिल द कंट्रोलिंग। इस पॉइंट पे हम फिर से आएंगे क्योंकि इसको एलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एक एग्जाम्पल। एक लड़की है स्मिता, शी प्लान्स हर दिवाली कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। दिवाली कब आती है, जनरली अक्टूबर नवंबर में आती है, लेकिन ये बोलते हैं कि ये क्या करती है, जून में ही ये दिवाली की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि देखिए कोई भी त्यौहार है उस टाइम पे हर एक इंसान शॉपिंग करता है, तो उस टाइम पे आप अपने काम नहीं देख सकते हो। अगर आपको कुछ बेचना है उसी टाइम पे, फिर से दिवाली पे आपको दिए बेचने हैं डेकोरेट करके, या ड्रेसेस बेचनी है, तो आपको वो पहले से ही रेडी करके रखने पड़ेंगे ताकि दिवाली तक वो बिल्कुल कंप्लीट हो और लोग आके उसे खरीद पाएँ, राइट। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि वो अपना दिवाली कलेक्शन कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है, जून से ही स्टार्ट कर देती है।
She has to then ensure that there is adequate workforce and continuously monitor whether production is proceeding according to the plans. ये बोलती है जून में इसने प्लानिंग करी, फिर उसे एग्जीक्यूट कर रही है, तो एग्जीक्यूशन में ये क्या देखते हैं कि भैया क्या वर्कर्स पूरे हैं जितने चाहिए थे, कोई ऐसा अलग से टेलर बिठाने की ज़रूरत तो नहीं है, ऐसे अलग से बंदा बिठाने की तो ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये भी देखती है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है क्या वो टाइमली हो रहा है, जैसे मैंने प्लान किया था, जैसे स्मिता ने प्लान किया था कि भैया इतने टाइम में इतने सूट्स बन जाने चाहिए, इतने टाइम में ये रेडी होना चाहिए, इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए, क्या वो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग चल रहा है। Then it says her marketing department also has to be briefed in time to prepare their promotional and advertising campaigns. ये बोलते हैं कि साथ ही साथ प्रोडक्शन तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इसे अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी रेडी करना होगा कि भैया अभी तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। आप एक बात देखो, अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती है, होली से पहले यू विल सी एडवर्टीजमेंट लाइक जो गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए सर्फ होते हैं वो एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा मैं इंटेंसिटी बता रही हूँ, आजकल अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे क्योंकि इट्स फेब्रुअरी गोइंग ऑन, तो आजकल अगर आप वो देखेंगे तो हमेशा क्या दिखती हैं, ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि भैया किसी के वो गंदे हो रहे हैं रंग की वजह से कपड़े, तो उसे कैसे साफ़ करेंगे, कौन से वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं, कौन सी वॉशिंग मशीन पाउडर खरीद सकते हैं, तो इन एड्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और दिवाली के आसपास देखो तो शॉपिंग के इंटेंसिटी मतलब क्या, ये डिफरेंट जो हमारे सामान होते हैं, हमारे सूट्स हैं, हमारी साड़ीज़ हैं, या फिर डेकोरेटिव आइटम्स हैं, घर की फर्नीचर है, पेंट है, इन सब की एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो रीज़न समझ रहे हैं, ओकेजन के अकॉर्डिंग हम एडवर्टीजमेंट करते हैं और एक आध महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं ताकि लोगों को जानकारी मिल जाए, क्योंकि लोग दिवाली वाले दिन जाके खरीद के नहीं आएंगे सूट, वो क्या करेंगे एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले जाके वो सब चीज़ें खरीद के आते हैं। तो ये बोलते हैं कि इसको अपनी प्रमोशनल टीम को भी बताना पड़ेगा कि उसे एडवर्टीजमेंट कब से स्टार्ट करनी है, सो दैट राइट टाइम पे एडवर्टीजमेंट हो जाए ताकि इसकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो सारी की सारी बिक जाए। तो ये था एग्जाम्पल कि भैया इसको सारी चीज़ें फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग कंटिन्यूस वे में स्टार्ट करनी पड़ी और उसके बाद जाके दिवाली के बाद कहीं ये फ्री होगी। लेकिन क्या दिवाली के बाद भी ये फ्री हो जाएगी? नहीं, फिर ये होली के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे इसकी पूरी साइकिल चलेगी। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, हमारा कंट्रोलिंग पे। ये देखिए, जब हम प्लान रेडी कर रहे होते हैं, मतलब हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है जहां हम प्लान रेडी कर रहे हैं, वहां पे हमें हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हर एक फंक्शन के बारे में सोचना पड़ता है, उसके बाद ही हम कहीं अच्छा प्लान बना पाते हैं। मैं बोलूँ परचेज डिपार्टमेंट को अभी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत ही नहीं है और कमिंग 6 मंथ्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन प्लानिंग वाले बंदों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा ही नहीं कुछ, और क्या मंगवा लिए, रॉ मटेरियल मंगवा लिए। अब ये रॉ मटेरियल पड़े रहेंगे ना 1 महीने 2 महीने 6 महीने 4 महीने, क्या मतलब हुआ इतनी जल्दी मंगवाने का। वहीं अगर ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करे, अच्छे से चीज़ें हैंडल करे, तो ये रॉ मटेरियल कब मंगवाएगा, 6 महीने बाद। प्लान में कब मेंशन करेगा कि 6 महीने बाद हमें रॉ मटेरियल मंगवाने हैं, तो प्लान रेडी हो जाएगा और प्लान सही भी बैठेगा। सेम इज द सिनेरियो विद स्टाफिंग। अब पता चला स्टाफिंग करना है, मतलब लोगों को रिक्रूट करना है, इसने आज ही ऐड डाल दी कि भाई लोगों को रिक्रूट करना है। अभी चाहिए ही नहीं थे, लोगों को रिक्रूट करने की रिक्वायरमेंट थी 4th मंथ से, पर आपने उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया तो आपका काम खराब हो गया। सेम इज द केस विद डायरेक्टिंग, सेम इज द केस विद ऑर्गेनाइजिंग, कि आपने इन दोनों वाली डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट नहीं किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपने प्लान में कुछ भी मेंशन कर दिया। अब आप मुझे ऐसा बताओ, ये जो प्लान आपने रेडी किया है विदाउट इन लोगों की मदद के, विदाउट इन लोगों के पूछे हुए, क्या वो प्लान इफेक्टिव होगा, अच्छा कंसिडर किया जाएगा? आंसर विल बी नो, आपका वो प्लान इफेक्टिव कंसिडर नहीं किया जाएगा। रीजन बीइंग आपने वो प्लान विदाउट कोऑर्डिनेशन बनाया है। तो सबसे पहले तो आपको जब भी जो भी स्टेप करना है, ये 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 सारा का सारा आपको करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन के साथ, मतलब इधर उधर वाले फंक्शन को ध्यान में रखते हुए। फिर ये बोलता है चलो सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, सब कुछ हो गया, ये आ गया आपका कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग में भी आपने प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेट किया, अपने एफर्ट्स देखे, डेविएशन देखी, करेक्टिव एक्शन लिए, सब कुछ मर्ज करके ढंग से बना दिया। क्या बात यहीं पे खत्म हो जाती है? क्या कोऑर्डिनेशन का जो हमारा एसेंस था वो यहीं पे खत्म हो जाता है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन की कोई वैल्यू नहीं है? तो आंसर आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक साइकिल कोऑर्डिनेशन की खत्म हुई है, बट दैट डजंट मीन कि दूसरी साइकिल शुरू नहीं होगी। तो दूसरी साइकिल शुरू होगी और नेक्स्ट प्लानिंग आपकी रेडी हो जाएगी। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। आप अगर सोचो कि अभी कोऑर्डिनेट करूंगा फिर नहीं करूंगा, फिर करूंगा फिर नहीं करूंगा, फिर ऑन ऑफ करूंगा नहीं करूंगा, तो ऐसे नहीं चलता है कोई भी मैनेजमेंट अच्छा। आपको कोऑर्डिनेशन करना है तो आपको कोऑर्डिनेशन का फ्लो ऐसा रखना पड़ेगा, या फिर ये गलत फ्लो बन गया, फ्लो ऐसे नहीं बनता, ऐसा रखना पड़ेगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे से चलाना है किसी भी मैनेजमेंट में, यू विल हैव टू रिमेंबर कि आपको अपना कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस फ्लो में रखना पड़ेगा। दिस इज़ वन फीचर ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट गया है कमेंट सेक्शन नीचे है, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल, और इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वर्ड परवेसिव है हमारा कीवर्ड। मैम कीवर्ड क्या होता है? तो बेटा कीवर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके आंसर का इम्प्रेशन बढ़ा सकती है। मतलब जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे हमेशा इंश्योर कीजिए कि आप अपनी आंसर राइटिंग में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हैं जो कि सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। इसी से आपकी राइटिंग इफ़ेक्टिव राइटिंग कंसिडर की जाएगी और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कीवर्ड्स का अपना खुद का एक वेटेज होता है, अगर ये आपने इंक्लूड कर दिया आंसर राइटिंग में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। यहीं पे टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि पढ़ते तो दोनों समान तरीके से हैं, लेकिन हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग इट, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर, वहाँ पे आ जाता है डिफरेंस। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को पहले तो अपने बुक में मार्क कर लीजिए जब भी पढ़ रहे हों, और उन्हें फिर अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। देन दे से कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होती है। ऐसा नहीं है कि एक लेवल ने काम कर दिया कोऑर्डिनेशन के साथ तो काम चल गया, नहीं नहीं, सारे लेवल्स को ये कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। Then it says it integrates the efforts of different departments and different levels. यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, different departments and different levels. इस पे मैं बाद में आऊँगी क्योंकि इसके लिए बनाना पड़ेगा एक डायग्राम। फिर ये बोलते हैं, ये इन्होंने स्मिता वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लीव दैट। The purchase department is responsible for procuring fabric. Again, that's not our काम की चीज़। So हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे डायग्राम पे, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप खुद समझ सकते हैं। ओके, ये बोलते हैं कि हमारे लिए कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है कि जो कि हर एक जगह अप्लाई होती है, जो कि हर एक जगह अप्लाई होती है। किसी भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अप्लाई होगी। इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो हम डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं कि ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहले तो ये क्या बोलते हैं, परवेसिव का मतलब ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये B, ये C, ये A, ये D, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का होना रिक्वायर्ड है। ये हो गया फर्स्ट परवेसिव। सेकेंड परवेसिव में ये बोलते हैं कि ना सिर्फ हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का होना रिक्वायर्ड है, बल्कि हर लेवल में भी रिक्वायर्ड है। मतलब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन लगेगा। लेवल ऑफ मैनेजमेंट अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, 3 अलग अलग तरह की मैनेजमेंट की लेवल्स होती हैं। तो ये बोलते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हर एक लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन
होना चाहिए। ये मेरा जो प्लस का साइन है दैट्स अ कोऑर्डिनेशन का साइन। तो हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टॉप लेवल जब कुछ फैसले लेती है इनको इनसे सजेशन लेने चाहिए। ये जब कुछ डिसाइड करती है तो इनको इंटीमेट करना चाहिए, इनसे सजेशन लेने चाहिए। ये कुछ डिसाइड करती है तो इनसे पूछना चाहिए। आपस में इनकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लंटली अपना काम करती रहेगी, ये अपना काम करती रहेगी, वो अपना काम करती रहेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगी किसी को पता ही नहीं लगेगा। ऐसे सिनेरियो में ये बोलते हैं हर एक लेवल में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये हो गई एक बात। अब हम करते हैं दूसरी बात। हम यहाँ पे बना लेते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाला चार्ट। यहाँ पे हम ज़्यादा बात करेंगे मिडिल लेवल के बारे में। मिडिल लेवल में हमने पढ़ा था ना डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये बोलते हैं अभी आपने बात की कि हर लेवल में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। व्हाट अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्या इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने बोला बात तो आप सही कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन तो इनके बीच में भी होना चाहिए। तो इन्होंने बोला ना सिर्फ हर लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बल्कि हर एक डिपार्टमेंट के बीच में भी वो होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। तो सिर्फ कंपनी में लेवल्स में कोऑर्डिनेशन होगा तो काम नहीं चलेगा। कोऑर्डिनेशन इनके लेवल के अलावा डिपार्टमेंट्स में भी होना कंपल्सरी है। कंपल्सरी के बाद ऐसा है कि भैया नहीं होगा तो नुकसान आपका है, होगा तो फायदा आपका है, तो करने में क्या बुराई है। तो हर एक लेवल और हर एक डिपार्टमेंट सबको ही कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ढंग से चल पाएगी। इसको हम एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, अच्छे से और बता देती हूँ। एक होता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन और एक होता है हमारा वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। एक क्या होता है हमारा वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। तो एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। वर्टिकल में आ जाता है हमारा लेवल्स वाला। कैसे मैम? तो बता देती हूँ कैसे। लेवल वाला कैसे ड्रॉ किया जाता है? ऐसे ड्रॉ किया जाता है ना, टॉप लेवल आया, फिर मिडिल लेवल आया, है ना। तो ये क्या है आपका वर्टिकल कोऑर्डिनेशन है। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। तो इस नेचर के कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, जब लेवल्स में होती हैं बातें, क्योंकि वर्टिकल सिनेरियो ऐसे बनता है। बट व्हेन इट कम्स टू हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, ये बोलते हैं एक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, चौथा डिपार्टमेंट, पांचवा डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स कहाँ प्लेस्ड है? एक ही लेवल पे प्लेस्ड है। फिर से ये मिडिल का ही पार्ट थे। कौन से लेवल पे आते हैं? ये सारे के सारे एक लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स तो अलग हैं, तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब इस नेचर का कोऑर्डिनेशन क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। तो इन्होंने कहा कि ना सिर्फ वर्टिकल कोऑर्डिनेशन बल्कि हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और दूसरे वे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ना सिर्फ डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बल्कि लेवल्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब वापस आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड पे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, एंड डिफरेंट लेवल्स, मतलब डिफरेंट लेवल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन। आई बात समझ में? ये दोनों ये बोलने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेशन भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स ही ऐड हो रही है आपके आंसर में। सो ये था मतलब कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन का मतलब ये चीज़ हर एक जगह पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह इसका रोल होता है और वहीं ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके बाद स्मिता का, जो कि इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ये सेम चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, वो एक बार रीड कर सकते हैं, बट आप खुद का एग्जाम्पल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी इस वीडियो में, बट अगर कोई गई है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के एक और पॉइंट के बारे में, दैट इज
कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। सी, डेलिब्रेट का मतलब है जो एकदम से चीज़ आए, मतलब हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, किसी के दबाव में ना की जाए। तो ये बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि खुद से आती है, मतलब मैनेजर्स खुद से लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस वे में कन्विंस करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि उनको फोर्सफुल ना लगे वो चीज़। मतलब देखिए, अगर मुझे किसी से कोई काम कराना है, ठीक है, एक वे होगा, मैं उनको इंस्ट्रक्ट करूंगी ऐसा करो, उनका मन होगा नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। लेकिन दूसरा वे ऐसा है कि मैं उनको प्यार से बोलूं, मोटिवेट करके बोलूं, ताकि वो काम बहुत मन से कर दे। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सामने वाले की मन की वजह से आती है, उस पर फोर्सफुली ज़बरदस्ती अप्लाई नहीं की जा सकती। तो ये बोलते हैं a manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and a deliberate manner। मैनेजर जो होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट करने का, ये सब अपने एफर्ट्स डालते हैं अलग अलग लोगों के साथ, सो दैट वो कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर में सबसे कोऑर्डिनेट करवा पाए, मतलब उनकी मर्जी से कोऑर्डिनेट करवा पाए। उनको ऐसा ना लगे कि हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगे कि वो खुद से कर रहे हैं वो चीज़ें। जैसे एक मूवी देखी होगी आपने, केसरी। अगर आपने वो मूवी देखी है तो जब अटैक होने वाला था उस पर्टिकुलर किले पे जहाँ पे ये हीरो वगैरह थे सब, तो वो एक बात बोलता है कि हमें ना ब्रिटिशर्स ने बोला है कि इस किले को छोड़ के भाग जाओ, जबकि इंस्ट्रक्शन अलग मिली होती है कि उन्होंने बोला होता है कि नहीं भागना नहीं है, लड़ो, हम आ रहे हैं हेल्प लेके। लेकिन अक्षय कुमार सबको ये बोलता है कि ब्रिटिशर्स हमें भागने को बोल रहे हैं, जिससे सब ये चीज़ अपने दिल पे ले लेते हैं और बोलते हैं ऐसे कैसे हमें भागने के लिए बोल दिया, हम तो लड़ेंगे। तो यहाँ पे वो अंडर ब्रिटिशर्स के राज फोर्सफुली नहीं लड़ रहे, यहाँ पे उनका लड़ने का डिसीजन खुद से आया था। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पे मान लीजिए मैनेजर क्या है, अक्षय कुमार है, जो लोगों को बोल रहा है कि भैया आपको कोऑर्डिनेट करना नहीं आएगा, क्योंकि आपको करना ही नहीं है ऐसे करके, और उसमें फिर सामने वाले बोल रहे नहीं नहीं हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा। फिर ये बोलते हैं इवन वेयर मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, कोऑर्डिनेशन गिव्स अ डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। ये बोलते हैं कि भैया हर एक डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि हर एक को चाहिए होता है ना कि यार उनका काम अच्छी तरह से हो जाए, एफिशिएंटली हो जाए, और अगर कोऑर्डिनेशन से वो चीज़ इंक्रीज हो रही है तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दैट थिंग। Then they say cooperation in the absence of coordination may lead to wasted efforts and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees। ये बोलते हैं एक होता है cooperation और एक होता है coordination। cooperation मतलब एक दूसरे के साथ cooperate करके चलना। ये बोलते हैं कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे कि इन्होंने लिखा कोऑर्डिनेशन इन एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन इन एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स। मतलब बिना कोऑपरेशन के अगर आप कोऑर्डिनेशन कराते हो या बिना कोऑर्डिनेशन के आप कोऑपरेशन कराने की कोशिश करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स को खराब जगह वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ हमेशा दिल से आनी चाहिए, तभी सक्सेसफुल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक कंपनी में बहुत सारे मैनेजर्स हो सकते हैं, एक होगा जनरल मैनेजर, दूसरा होगा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर, तीसरा कोई और होगा एक मैनेजिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऐसे बहुत सारे कौन आते हैं, मैनेजर्स होते हैं। तो ये बोलता है हर उस मैनेजर को जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है या करवाना पड़ता है। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स। जो टॉप लेवल पे होते हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑपरेट करके कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि वो अपनी सारी पॉलिसीज क्या कर पाए, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। फिर ये बोलते हैं जो मिडिल लेवल पे आते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है इनके साथ भी और नीचे वालों के साथ भी,
ताकि ये अच्छे से लिंक बन पाए। मैंने आपको बताया था मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमेशा ब्रिज का काम करती है टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के बीच में। तो ऐसे सिनेरियो में दोनों अच्छे से इस ढंग से चलें, हम अच्छे से अपना ब्रिज का पर्पस फुलफिल कर पाएँ, ब्रिज का काम फुलफिल कर पाएँ। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, अच्छा कोऑर्डिनेशन करवाने की कोशिश करेंगे। फिर आता है ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ हिज वर्कर, मतलब उसके नीचे जो वर्कर्स आते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसके नीचे जो वर्कर्स आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, सुपरवाइजरी लेवल करता है। और इसके अलावा टॉप लेवल से जितने भी चीज़ें आती हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उनको फॉलो करके कैसे अपने लेवल को या फिर अपने से नीचे वाले लेवल दैट इज वर्कर्स को अच्छे से लेके चलना है, ताकि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो हर एक रिसोर्स का और अच्छे से हर एक चीज़ का प्रोडक्शन हो, एफिशिएंट प्रोडक्शन हो। ये सब इंश्योर करना कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सिर्फ एक मैनेजर के हमने ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी हुई है, एवरीबडी विल हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इन इट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने कवर किए हैं 2 पॉइंट्स। एक ये मैनेजर, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेट करना, और एक हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन, मतलब ज़बरदस्ती कोई आपसे ये काम नहीं करा सकता। ये चीज़ आपके दिल से आती है तभी आप अच्छे से कर पाते हैं। वो बोलते हैं ना, कोई काम मन से किया हो तभी इफेक्टिव होता है, अदरवाइज नहीं होता। यही सारी कॉन्सेप्ट्स बिजनेस में यूज़ होती हैं। ये बोलते हैं कोऑर्डिनेशन अगर दिल से किया हो तो ही सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज ऊपर ऊपर से कोऑर्डिनेशन दिखाया हुआ सक्सेसफुल नहीं होता है। यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आएंगी बातें इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में, जो कि हम डील करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you so much for watching this video. Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। यस, मैंने आपको स्टार्टिंग डे से ही बताना शुरू किया है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अधूरी है। हर एक फंक्शन मैनेजमेंट का बाइंडेड रहता है, कैसे, कोऑर्डिनेशन की मदद से। सो ये बोलते हैं कि भैया अगर कोऑर्डिनेशन लैक करेगा कोई भी मैनेजमेंट फंक्शन तो वो अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाएगा और उसका रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता और क्या हो सकता है अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। हम 3 सिनेरियोज लेंगे। फर्स्ट है हमारा ग्रोथ इन साइज, सेकेंड है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन और थर्ड है हमारा स्पेशलाइजेशन। एक एक करके हर एक चीज़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, जो कि आपके पेपर में इजीली पूछा जा सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में से, फर्स्ट चैप्टर में से। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट ये बोलते हैं ग्रोथ इन साइज। ये बोलते हैं पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इतनी सी थी, ठीक है, फिर आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपकी तरक्की हुई, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी बन गई, ठीक है, इतने से इतनी बड़ी बन गई। तो आपके कुछ एरियाज इंक्रीज हुए होंगे, कुछ एरियाज डाइवर्सिफाई हुए होंगे, कहीं ग्रोथ हुई होगी, और फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई, और ज़्यादा बड़ी बन गई। तो मतलब अब तो आपकी हर एक चीज़ क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। मतलब हर एक चीज़ क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है या फिर ग्रो कर रही है। और जब चीज़ें ग्रो करती हैं, ज़्यादा लोग अपॉइंट किए जाते हैं, फंक्शंस बढ़ जाते हैं, डिपार्टमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, आपका स्टाफ इंक्रीज हो जाता है, हर एक चीज़ में इंक्रीमेंट होता है, राइट। सैलरी का नहीं बोल सकते, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में इंक्रीमेंट ज़रूर होता है। तो ये बोलते हैं जब हर एक चीज़ में इंक्रीमेंट होगा तो लोगों की, मतलब फर्स्ट से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टाफ का ही, कि स्टाफ इंक्रीज हुआ है। पहले इतना सा स्टाफ था तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता था, अब इतना ज़्यादा स्टाफ हो गया तो कैसे मैनेज करोगे चीज़ों को। ये अपने में लगे हैं, वो अपने में लगे हैं, वो अपने में लगे हैं। अगर आपने कभी भी सुना हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ग्रुप्स बन जाते हैं, जिसको जिसके साथ कंफर्टेबल लगता है वो उसके साथ चला जाता है। मैं बोलती हूँ आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं, अब ऐसे में जिस बच्चे को जिसकी कंपनी अच्छी लगती होगी वो उसके ग्रुप में चला जाता है, तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं।
और अब मैं बोलूं आपकी क्लास में सिर्फ 5 और 6 बच्चे हैं, अब ऐसे में ग्रुप बनेगा क्या? वो आपस में पूरे मिलके ही एक ग्रुप बना लेंगे, आपस में बाइफिकेशन नहीं रखेंगे जनरली। तो ये बोलते हैं कम लोग होंगे तो ग्रुपिंग नहीं होगी, ज्यादा लोग होंगे तो ग्रुपिंग हो जाएगी। अब जब ग्रुप्स होते हैं तो वो यूजुअली ऐसे होते हैं कि एक की मेंटालिटी दूसरे की मेंटालिटी के साथ मेल नहीं खाती, दोनों में हमेशा मतभेद लगी रहती है। तो ऐसे में जब बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, बार बार डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, तो आप मैनेजमेंट कैसे चलाओगे या आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्टिवली काम करवाओगे, प्रोडक्शन करवाओगे? तो ये बोलते हैं वहां पे कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, या बोल सकते हैं हम कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इतना डिस्प्यूट्स होने का कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे डिस्प्यूट्स की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा किसी ना किसी का कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहे। तो उसको ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप मैनेजमेंट के इस पर्टिकुलर एसेंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स होने की पॉसिबिलिटी है, जो प्रोन है आपका लाइक ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट से, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो ये था ग्रोथ इन साइज। सेकेंड है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, फिर आपका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होगा। अब सारे डिपार्टमेंट्स ना कहीं अपने डिपार्टमेंट्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है उन्हें उससे मतलब ही नहीं होता। मैं आपको बोलूँ, आपका पूरा परिवार एक घर में बैठा हुआ है, आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है, आप क्या करते हैं? अपना रूम बंद करते हैं और अंदर पढ़ने चले जाते हैं। आई होप अब यही करते होंगे। तो आप क्या करते हैं? अंदर पढ़ने चले जाते हैं। अब ऐसे में आपका पूरा परिवार क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपका पढ़ाई पे सिर्फ फोकस रहता है कि भैया मुझे पढ़ना है, कल पेपर देना है, यही होता है। तो यहाँ पे भी यही है, ये डिपार्टमेंट्स अपनी परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है इनको मतलब ही नहीं होता। अब ऐसे सिनेरियो में प्रॉब्लम जाती है कि भैया एक डिपार्टमेंट अपने बारे में सोच रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट अपने बारे में सोच रहा है, तीसरा अपने बारे में सोच रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सोच रहा है? और अगर ये आपस में तालमेल बना के नहीं बैठेंगे, सही से नहीं रहेंगे, तो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क कर दें। तो इसलिए ये बोलते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मिल के ग्रुप परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो, ताकि इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मिलके ग्रुप परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो और अल्टीमेटली किसको बेनिफिट दे? ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज स्पेशलाइजेशन। इसमें ये क्या बोलते हैं कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो आप ऊपर से चीज़ों को नहीं देखते, आप बहुत माइन्यूट में जाके चीज़ों को देखने लग जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, मैंने आपको कोई नया काम दिया, मैं उसकी चेकिंग जब कर रही होंगी तो बहुत ही ऐसे ऊपर की तरह से कर रही होंगी, बहुत जनरल चेकिंग कर रही होंगी, लेकिन वो काम करते करते तुम्हें हो गया है काफ़ी टाइम, 6 महीने 7 महीने हो गए हैं। अब जब मैं चेकिंग कर रही होंगी मैं बहुत बेसिक पॉइंट्स को भी नोट करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे बन गए हो, आप गुड हो गए हो, तो आपको बेटर बनाया जाएगा, फिर आपको बेस्ट बनाया जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि हम कुछ एक्सपर्ट्स अपॉइंट करते हैं जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो हम वो एक्सपर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी स्पेशलाइजेशन का इस्तेमाल करके क्या करें? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भला करें। बट अब ये एक्सपर्ट्स की नाक बहुत लंबी होती है। ये बोलते हैं कि भैया हम एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, मतलब हम हैं। आप बात समझ रहे हैं कि इनके अंदर वो हम वाली चीज होती है कि भैया वी हैव दिस पावर, हम इस लेवल पे स्टैंड करते, तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। होता है ज्यादा नॉलेज जिसके पास आ जाए उसकी नाक थोड़ी वैसी ही ऊंची हो जाती है। तो ये एक्सपर्ट वैसे किस्म के होते हैं।
अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक एक्सपर्ट है तो दिक्कत नहीं जाती, क्योंकि बाकी लोग उसकी सुनने का काम करते हैं। लेकिन जहां आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा एक्सपर्ट हायर कर लिया, तो ऐसे केस में होगा कि एक एक्सपर्ट दूसरे एक्सपर्ट की बात नहीं सुनेगा, दूसरा एक्सपर्ट फर्स्ट एक्सपर्ट की बात नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएंगे? डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएंगे। ये बोलता है कि एक एक्सपर्ट को लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, दूसरे को लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, तीसरा आएगा बोलेगा मैं सही बोल रहा हूँ। तो ऐसे में ये मैं सही मैं सही मैं सही की लड़ाई चलती रहेगी और एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सो ये बोलते हैं कि इन एक्सपर्ट्स में भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बिठानी चाहिए, ताकि ये आपस में ही एक दूसरे से ना लड़ते रहे, ये मिलके ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए काम करें। तो यहाँ ये बोलते हैं कि स्पेशलाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। रीज़न बीइंग, जब तक आप स्पेशलिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाएंगे तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन वो लेवल टच नहीं कर पाएगा जो शायद आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से। सो ये था पूरा हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। लेकिन इसके इंडिविजुअल वीडियोस अभी हम देखने वाले हैं, विच विल बी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ। तो उसमें ग्रोथ एंड साइज को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ कंटेंट में भी दिक्कत ना जाए, आपके पास कंटेंट भी रेडी हो इस चीज़ के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com से जाके नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल, और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के पॉइंट नंबर 1 के बारे में, दैट इज ग्रोथ इन साइज। ओके, व्हाट दे से कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने के बारे में सोचती है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन दो अलग अलग टर्म्स हैं। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हम जनरली बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उनका एज सच स्पेसिफिकेशन लेने नहीं वाले हैं। यहाँ हमारा मतलब ग्रोथ से ये है कि आपका बिजनेस इतना था अब इतना हो रहा है, चाहे किसी भी वे में हो रहा हो, चाहे वो अपने प्रोडक्ट्स ऐड करके हो रहा हो या फिर वो नॉर्मली कैपिटल इंक्रीज करके एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहा हो। बस आपका बिजनेस क्या कर रहा है, इतने से इतने होने के बारे में सोच रहा है। अब ऐसे में क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। They say, as organization grow in size, the number of people employed by the organization also increases. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, वैसे ही उसके अंदर जो काम कर रहे होते हैं लोग, वो भी इंक्रीज होने लग जाते हैं। कहने का मतलब है, कम काम है 4 लोग एम्प्लॉय करके रखे हैं, ज़्यादा काम होगा 10 लोग एम्प्लॉय कर लेंगे। तो काम पे डिपेंडेंट होता है कि हम कितने लोगों को हायर कर रहे हैं। कम काम में हमने कम लोगों को हायर किया, ज़्यादा काम में हम ज़्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं। देन दे से एट टाइम्स इट मे बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। इनका कहना है कि बहुत बार ऐसा फील होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ गए ना, तो उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। मतलब कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ऐसे में बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर ये बोलते हैं, ऑल इंडिविजुअल्स differ in their habits of work, background, approaches to situation and relationship with others. अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ले जाती हूँ एक एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसकी मुंडी बना देते हैं, बेचारी की मुंडी नहीं बनी हुई। ओके, सो ये हैं 4 अलग अलग लोग। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ये 2 लोग काम कर रहे थे, बट अब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमने 4 और लोगों को हायर किया है। अब ये जो पहले महानुभव हैं, ये आए हैं किसी विलेज एरिया से। कहाँ से आए हैं ये? किसी गांव से आए हैं, और ये अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि इनका विलेज में अच्छा स्कूल नहीं होता था, जिसके कारण ये अपनी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाए, तो उनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। सेकेंड, ये इंसान है जो थोड़े से हैंडीकैप हैं, तो ये प्रॉपरली चल फिर नहीं सकते, तो इनकी ये प्रॉब्लम है। थर्ड, ये इंसान है जो कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ही इज काइंड ऑफ अ रिच पर्सन, और इनका अलग एटीट्यूड है। जानते हैं ना, अमीरों में यूजुअली एटीट्यूड आ जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये जनरलाइज कमेंट पास कर रही हूँ, बट जनरली इट्स सीन, ठीक है। तो ये एटीट्यूड वाले भैया हैं। फिर है कि मैडम जो कि विमेन एम्प्लॉय हैं,
और ये बोलती हैं कि मुझे हमेशा उतना रिकग्निशन नहीं मिलता जितना मेल एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो ये अलग अलग 4 लोग हैं जिनकी अलग अलग सोच है, अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं और काम करने के तरीके भी अलग हैं। एंड एट द सेम टाइम अलग अलग सिचुएशन में इनके रिएक्शन भी अलग अलग निकलते हैं। तो ये इंसान हमेशा थोड़ा सा दबा दबा रहता है बिकॉज ही फील्स लाइक इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसे नहीं आती। ये इंसान को हमेशा सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिली, इस कारण से हमेशा हिचक लगी रहती है कि क्या यहाँ पे मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये जो इंसान है इसको हमेशा ये होता है कि भैया आई शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी इन एवरीबडीज लिस्ट, आई शुड स्टैंड इन द फर्स्ट पोजिशन। तो इसका अलग एटीट्यूड चल रहा है। और ये मैम जो है ये हमेशा अपने काम को रिकॉग्नाइज करवाने के पीछे पड़ी रहते हैं कि मुझे क्रेडिट दो, मैं काम कर रही हूँ, जो कि इन्हें लगता है इन्हें मिल नहीं रहा है। अब ये चारों के अपने कुछ अलग गोल्स हैं, अगर समझे ध्यान से। इन्हें चाहिए रिकग्निशन, इन्हें चाहिए प्रायोरिटी, इन्हें चाहिए एक्सेप्टेंस और उन्हें चाहिए कॉन्फिडेंस। मानते हैं कि नहीं? तो सबकी अपने की चारों की क्या है, अपने अपने गोल्स है। इसके अलग गोल है, उसका अलग गोल है, इसका अलग गोल है और इसका अलग गोल है। अब ये बोलते हैं भैया मानते हैं इनके अलग गोल्स हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन का खुद का भी तो कुछ गोल है। अगर ये अपने कॉन्फिडेंस में लगे रहेंगे, ये अपनी रिकग्निशन में लगे रहेंगे, ये अपने प्रायोरिटी में लगे रहेंगे और ये अपने एक्सेप्टेंस में लगे रहेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सोचेगा? तो ये बोलते हैं कि आपका मेन फर्ज बनता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ दें। ये बोलते हैं आप इस तरह से अपने बीच में तालमेल बिठाइए, इस तरह से अपने बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाइए कि आपके एफर्ट्स कंबाइन हो जाए और उससे हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव कर ही लें, साथ ही साथ आपके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो भी अचीव हो जाए। अब इस इंसान से अगर ये रिची अच्छे से बात करेगा, कोऑर्डिनेट करके चलेगा, कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि नहीं होगा? अगेन वो इसके साथ हैंडीकैप के साथ अच्छी तरह बिहेव करेगा, इसे एक्सेप्टेड फील होगा कि नहीं होगा? विमेन की 2-3 बार ये तारीफ कर देंगे उसके काम में तो उसको भी रिकॉग्नाइज फील हो जाएगा। इसको ये थोड़ी सी ऐसे अलग से प्रायोरिटी दे देंगे तो ये भी खुश हो जाएगा। तो ये बोलते हैं मेन मुद्दा है कोऑर्डिनेशन का, आप आपस में तालमेल कैसे बिठाते हो, मेन मुद्दा आपका वो है। तो ये बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन का रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ एंड साइज, क्योंकि अलग अलग किस्म के लोग आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग माइंडसेट के साथ आएंगे और उस माइंडसेट में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं वही तो मैटर करता है और वही ज़रूरत आती है आपके कोऑर्डिनेशन की। तो दे से all individuals differ in their habits of work, background, approaches to situation and relationship with others. हर एक कोई क्या है, डिफरेंट है इन देयर अलग अलग अप्रोचेस। इट बिकम्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल द इंडिविजुअल्स वर्क टूवर्ड द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक इंडिविजुअल क्या करे, साथ मिलके काम करे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव कर सके। फिर ये बोलते हैं बट एम्प्लॉयज में हैव देयर ऑन इंडिविजुअल गोल्स, मतलब कॉमन गोल की तो आपने बात कर दी, बट एम्प्लॉयज के खुद के इंडिविजुअल गोल्स हो सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी देखा। Therefore, for organizational efficiency, it is important to harmonize individual goals and organizational goals through coordination. आपको individual goals को organizational goals के साथ इस तरह से coordinate करना है कि दोनों की ही पूर्ति हो जाए, इंसान भी खुश, organization भी खुश। तो ये बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन का बहुत अहम हिस्सा आ जाता है व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ में कोऑर्डिनेशन की बहुत महत्व, मतलब बहुत मदद मिलती है। अगर कोऑर्डिनेशन हो तो ग्रोथ बहुत इजी हो जाती है। सो ये था हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंस बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन के बारे में। यस, ये 2 वर्ड्स के मेल से बना हुआ है एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। ये बोलते हैं, सबसे पहले नाम पे जाइए, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो मतलब
फंक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ होगी और दूसरी डिफ्रेंसिएशन मतलब डिवीजन से रिलेटेड होगी। तो कुछ ऐसा ही है, आइए पढ़ते हैं यहाँ पे हम। ये बोलता है फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, सेक्शंस। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम करती है, सारी ऑर्गेनाइजेशन एक काम तो नहीं करती ना, बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप प्रोडक्शन का भी बोलो कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन के बाद पैकेजिंग करनी पड़ेगी, वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, उसके बाद उसको टैग्स वगैरह लगा के बेचना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सेल्स होंगी, तो बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे तरह के डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स और सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। Then they say, in an organization, there may be separate departments of finance, production, marketing और human resources. अब ये बोलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, इमेजिन अ सिनेरियो, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसमें क्या है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट से ये है रॉ मटेरियल्स क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं। फिर क्या है, उन रॉ मटेरियल्स को ऑपरेशंस के थ्रू कन्वर्ट करना है फिनिश प्रोडक्ट्स में। फिर उनकी पैकेजिंग करनी है और लास्टली उनकी मार्केटिंग करनी है। अब ऐसे में हम बोल सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन। मान लीजिए ये जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं ये आपस में तालमेल ना बिठाएं तो हो सकता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर करे। मतलब रॉ मटेरियल वाला डिपार्टमेंट ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के साथ तालमेल ना बिठाए, कोऑर्डिनेशन ना बिठाए, उससे नहीं पूछे आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या उसको ये ना बताए कि इतना स्टॉक अभी पड़ा है अपने पास। तो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है आपने बहुत सारा स्टॉक रेडी करके रख लिया है बट अभी ऑपरेशन हो नहीं रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया हमने और हमारे पास रॉ मटेरियल्स नहीं है। अब ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे? ऐसे सिनेरियो में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा बिकॉज आपकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है बट यू डोंट हैव द रॉ मटेरियल्स राइट नाउ। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए ये बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलती है कि भैया कोऑर्डिनेशन बिठा लीजिए, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए और आप इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है, एडवर्टीजमेंट चला रही है टीवी पे, जब लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक बता रहे हैं। अब आप खुद मानिए, जब आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते तो आजकल रीमार्केटिंग के थ्रू, क्या रीडायरेक्टिंग के थ्रू आपके पास बहुत सारे एड्स आ जाते हैं। फॉर से FB चला रहे हैं तो पॉपअप हो गया, एक ऐड आ जाएगा। अब उस ऐड में कुछ बहुत अट्रैक्टिव से आपको दिख गया, आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई मिंत्रा या फिर कोई भी फ्लिपकार्ट वगैरह अपनी ऐड दिखा रहा है और आप उस चीज़ को पसंद करके उस पर डायरेक्ट करके जा रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में आप पहुंचे और सामने वो चीज़ दिख जाए आउट ऑफ स्टॉक, कितना बड़ा झटका लगता है, बहुत बुरा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि कोई चीज़ पसंद आ गई है और उसके बाद वो आउट ऑफ स्टॉक मिल रही है। तो ऐसे में ये बोलते हैं ऐसी प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। आप इनका और इनका कोऑर्डिनेशन बिठाइए, इन दोनों को बोलिए कि भैया मार्केटिंग उसी टाइम पे करो जब ऑपरेशंस चल रहे होंगे, जब प्रोडक्शन हो रहा होगा। अदरवाइज मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट कायदे से कब होना चाहिए? जब आपके पास स्टॉक रेडी हो। इट शुडंट बी लाइक स्टॉक बन रहा है या अभी बनने वाला है और आप इधर मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे में काम नहीं चलता। तो ये बोलते हैं हर एक डिपार्टमेंट, और फॉर दैट मैटर अगर डिपार्टमेंट में अलग से डिविजन भी हैं, और फॉर दैट मैटर अगर मान लीजिए उसके भी सेक्शंस हैं, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हर एक इंसान, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक चीज़ एक दूसरे से इस वे में एसोसिएटेड होनी चाहिए कि कहीं से किसी का नुकसान ना हो। इनका पर्सनल कोई नुकसान नहीं होगा, इनका नुकसान मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है। तो ये बोलते हैं इस चीज़ से बचने के लिए कोऑर्डिनेशन का रोल आ जाता है, जिसमें हम चाहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड रहे। All these departments may have their own objective
पॉलिसीज एंड देयर ऑन स्टाइल ऑफ वर्किंग। ये बोलते हैं जिस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग होते हैं, वैसे ही डिपार्टमेंट्स का भी ऐसा ही होता है। अलग डिपार्टमेंट अलग थॉट के साथ काम कर सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव मे टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। अब इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट था ना, वो सेल्स बढ़वाने के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़वाएं। तो उसने बोला कि हम सेल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लोगों को 10% डिस्काउंट देते हैं। अब और कोई नहीं तो विमेंस तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं डिस्काउंट्स देख के, 10% हो, 5% हो, 20% हो। हम लोग तो फटाफट जाते हैं, भागते हैं खरीदने के लिए, चाहे हमें पता होगा वो 10% के बाद भी बहुत महंगी चीज़ है, बट फिर भी डिस्काउंट दिख रहा है तो ले लो भैया, दोबारा आए ना आए। तो ऐसे ये थॉट प्रोसेस रही मार्केटिंग वाले की कि भैया हमें सेल इंक्रीज करानी है तो 10% डिस्काउंट दे देते हैं। 100 रुपए की चीज़ अब कितने रुपए में बिकेगी, 90 रुपए में बिकेगी। पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बाद में इन्हें बोला कि भाई साहब ये कहाँ से ला रहे हैं चीज़ें, आप ये स्कीम्स आप कहाँ से सोच रहे हैं, पहले हमसे तो पूछ लीजिए। क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट को लगता है कि 100 रुपए में मिलने वाली चीज़ें अगर 90 रुपए में मिलेंगी तो 10 रुपए का तो हमारा हर उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ऐसे में हम ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मार्केटिंग ने बिना फाइनेंस की कोऑर्डिनेशन के क्या कर लिया, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर लिया। और उससे क्या हुआ, बाद में इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गई। फाइनेंस वाले बोले तुम हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे। फाइनेंस डिपार्टमेंट का मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके वो करना, संभाल के रखना, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना। और तुम मार्केटिंग के चक्कर में, अपने डिपार्टमेंट को ऊंचा दिखाने के चक्कर में तुम हमें नीचा गिरा रहे हो। क्योंकि अगर मार्केटिंग ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा से ज़्यादा होगी, प्रॉफिट आए ना आए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को तो अवार्ड मिलेगा कि भैया तुमने सेल तुम्हारी इंक्रीज कर दी, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट को वहीं पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि भैया हमारी चीज़ों के बिना, मतलब हमसे पूछे बिना आपने ये डिसीजन ले भी कैसे लिया। ये बोलते हैं these kinds of conflict arise in organization because each unit department is performing activities in isolation। मतलब हर एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और आइसोलेटेड डिसीजन ले रहा है from others and barriers between departments are becoming more rigid। ये बोलते हैं दो डिपार्टमेंट्स के बीच में बैरियर्स जो हैं, मतलब जो ठहराव उनके बीच में, जो ठहराव नहीं एक्चुअली एक हिंड्रेंस बोल सकते हैं, ऑब्स्टिकल बोल सकते हैं, वो जो है वो बहुत रिजिड होता जा रहा है। However, all departments and individuals are interdependent and they have to depend on each other for information to perform their activities। ये बोलते हैं बट अगर कायदे से देखा जाए हर एक डिपार्टमेंट ना एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, और होता भी है, क्योंकि एक की इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन अगले के लिए काम आएगी, अगले की इन्फॉर्मेशन उसके अगले के लिए काम आएगी। तो ऐसे एक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट में काफ़ी बार इस्तेमाल की जाती है, तो उसके लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है उन पर। The activity of each department needs to be focused on attainment of common organizational goal। ये बोलते हैं भैया सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन बिठाओ कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में ना सोचे बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में सोचें या फिर कॉमन गोल के बारे में सोचें। तो ये बोलते हैं कॉमन गोल आपका मेन मोटिव है, वही अचीव करना है। आपके डिपार्टमेंट गोल्स तो चलते ही रहेंगे साइड बाय साइड। सो यहाँ ये बोलते हैं कि फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन में आप प्लीज़ ये इंश्योर कीजिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन और सेक्शन आपस में क्या हो, अच्छे से कोऑर्डिनेटेड बैठा हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंस खत्म, जो कि थर्ड अब स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल, और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के थर्ड पॉइंट के बारे में, दैट इज स्पेशलाइजेशन। Okay, what it says modern organizations are characterized by high degree of specialization।
पहले का ज़माना बीत गया, लेकिन आजकल के ज़माने की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बहुत माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन में जाना चाहती हैं। वो बहुत ही वेग या फिर जनरल चीज़ें नहीं बनाना चाहती, हर एक चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली अंदर से जाके बनाना चाहती हैं। तो ये बोलते हैं कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का रहता है कि हम हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन का इस्तेमाल करें, बहुत अंदर जाके चीज़ों को बहुत आहिस्ता से बिल्कुल सटीक वे में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। तो ये बोलते हैं स्पेशलाइजेशन अराइजेस आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशंस देयरफॉर नीड टू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। ये बोलते हैं कि स्पेशलाइजेशन में हर कोई इंटरेस्टेड भी नहीं होता और दूसरा कर भी नहीं पाता। आप मुझे बताइए, किसी को आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है, कोई एक टीचर है उसको आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है, एक होता है वो ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन बता दे और आपको चली जाए, है ना, ये हो जाएगा बहुत जनरल पढ़ाई। लेकिन अगर कंडीशन बोलती है कि आपको बहुत माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन भी बतानी और बहुत डीप में जाके पढ़ाना है, इसके लिए वो टीचर भी स्पेशलिस्ट होना चाहिए। उस टीचर की जब तक लेवल मतलब उस टीचर की जब तक एजुकेशनल लेवल उस वे में नहीं होगी, उसकी नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो दूसरों को एक्सप्लेन कर पाए इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, तब तक वो टीचर इफेक्टिव नहीं कहलाई जाएगी। तो ये बोलते हैं कि कंपनी में भी ऐसे स्पेशलाइज्ड टास्क करने के लिए यू नीड अ पर्सन, जिसे हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मतलब वो एक्सपर्ट है अपने अरेना का। अगर हम बोलते हैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मतलब उसने मार्केटिंग में महारत हासिल करी है, वो बहुत अच्छा है उस चीज़ में, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, प्रिसाइज नॉलेज है, बहुत अंदर जाके डीप में इंटेंस नॉलेज उसके पास है। तो ये यहाँ बोलते हैं कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आपको आवश्यकता पड़ती है स्पेशलिस्ट की। Then they say specialists usually think that they only are qualified to evaluate, judge and decide according to their professional qualifications or criteria. ये बोलते हैं भैया स्पेशलिस्ट के अंदर ना एक भाव होता है, उनको लगता है कि भैया हम तो जज हैं, जज, हम कैंडिडेट नहीं है जो हमारी परफॉर्मेंस को कोई और एनालाइज करेगा, हम है जज जो हम दूसरों की परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में इनका क्या कहना होता है? ये बोलते हैं कि भाई साहब देखिए, हम तो है भैया जज, हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ने ऑलरेडी हमें इतना एक्सपर्ट बनाया हुआ है कि हम दूसरों की परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इनका ईगो लेवल दिख रहा होगा, एटीट्यूड लेवल दिख रहा होगा, ऊंची नाक दिख रही होगी। देन दे से they do not take advice or suggestion from others in matter pertaining to their area of specialization. वो डायलॉग सुना है कभी आपने कि भैया मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ का, मुझे मत समझाओ? बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। वो डायलॉग यहाँ से आया है। ये बोलते हैं जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उनको लगता है भैया हम तो एक्सपर्ट हैं, कोई हमें कैसे डिक्टेट कर सकता है। फॉर से एक कैमरामैन है, उसको क्या लगता है कि मुझसे बढ़िया पिक्चर तो कोई खींच ही नहीं सकता। मैं उसके पास गई, मैंने उसे बोला लाइटनिंग थोड़ी ठीक कर लो, मुझे लग रहा है फोटो अच्छी नहीं आएगी। तो वो क्या बोलेगा? एक्सपर्ट हूँ मैं, मुझे मत समझाओ। तो ये यहाँ पे सेम चीज़ बोलते हैं कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जिनको आप अपनी कंपनी में रखते हो स्पेशलाइजेशन के रूस में, उन लोगों को लगता है कि वो बेस्ट हैं, वो प्रो हैं अपने काम में और उन्हें कोई इंस्ट्रक्ट या फिर एडवाइस नहीं कर सकता। ये जनरल मेंटालिटी होती है प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो। जैसे कभी आप अपने पेरेंट्स को सजेशन देने लग जाओ, आप अपनी मॉम को बताओ मॉम दिस इज़ द वे टू सेव थिंग्स, तो वो क्या बोलेंगे? माँ हूँ मैं तेरी, मुझे मत बता। तो यही चीज़ है, जो आपसे बड़ा होता है, जिसको फील होता है कि भैया उसके पास ज़्यादा नॉलेज है आपके कंपैरिजन में, उसको हमेशा ये रहता है कि भैया मुझे मेरे से छोटे वाला इंसान इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता या एडवाइस नहीं दे सकता। तो ये लोग भी क्या करते हैं, ना किसी और की एडवाइस लेते हैं, ना आपस में एक दूसरे की एडवाइस लेते हैं। एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है, दूसरा परचेज एक्सपर्ट है, तो ये बोलेगा कि भैया तू मुझे एडवाइस मत दे, और ये बोलेगा तू मुझे एडवाइस मत दे। ऐसे में this often leads to conflict amongst different specialists as well as others in the organization. ऐसे में क्या होता है, अलग अलग स्पेशलिस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट करके बैठ जाते हैं, डिस्प्यूट करके बैठ जाते हैं।
और सेम इज द सिनेरियो विद ऑर्गेनाइजेशन के पीपल और स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीपल को बोलता है तुम्हें कुछ नहीं आता, हमें आता है, हम तुम्हें सिखाएंगे, तुम हमें मत बताओ। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन वाले गुस्सा हो जाते हैं, इधर से इसकी नाक फूली हुई है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देन दे से देयरफॉर some coordination is required by an independent person to reconcile the differences in approach, interest or opinion of the specialist. यहाँ पे रोल आता है किसका? कोऑर्डिनेशन का। ये बोलते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे समय में कोऑर्डिनेशन का अप्लाई कर होना। मतलब डिफरेंट एक्सपर्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाइए ताकि हम रिकंसाइल कर सकें उन लोगों की परफॉर्मेंसेस को, मतलब एक दूसरे के अरेना में आने से रोके और उन दोनों को आपस में लड़ने से भी रोके। सो बेसिकली स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं कंपनी के लिए, जो कि कंपनी को किसी ना किसी वे में स्पेशलाइजेशन अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब इन स्पेशलिस्ट को लगता है कि हमें सब आता है, दुनिया को कोई खोज खबर नहीं है, लेकिन ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि किसी की एडवाइस ले भी नहीं पाते हैं और ना किसी की बात सुन पाते हैं, बस अपनी बात ही कहते रहते हैं। तो ऐसे में काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और उन डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए या उन डिस्प्यूट्स को बिल्कुल हटाने के लिए हमें चाहिए होता है कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे एक और अहम उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, एक अहम लाइक काम उसके नाम पे ऐड हो गया है कि भैया स्पेशलाइजेशन में भी आपका बहुत मेन काम रहेगा। सो दिस इज व्हाट स्पेशलाइजेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन है आपके पास, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं और उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसने कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन वर्ड को हमें बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है। जनरली मैं ऐसे एग्जाम्पल्स पिक नहीं करती हूँ अपने वीडियोस में, मैं जनरली सिर्फ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट ही रखती हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, एंड एट द सेम टाइम इसका नाम काफ़ी ट्रेंड में चल भी रहा है। तो मैंने ये आप लोगों के लिए पिक किया है जिसमें आपको इनको पूरी स्टोरी सुनाऊंगी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और कोऑर्डिनेशन कैसे इनके बीच का मेन एसेंशियल पार्ट है। हम बात करने जा रहे हैं मुंबई के डब्बावाला के बारे में। कहीं ना कहीं ये आपको ना एक ऐसा वो भी दे देता है कि भैया अगर आपको बिजनेस करना है कुछ ऐसा यूनिक नेचर का, तो ऐसे आइडियाज़ भी बहुत हैं आपके पास। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। ये बोलते हैं द डब्बावालाज ऑफ मुंबई इज़ अ स्टोरी ऑफ 6 सिग्मा बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको कहीं ना कहीं एक अलग तरह के बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देती है। The success of business lies in the complex yet well coordinated exercise that is carried out on the streets of Mumbai day after day. ये बोलते हैं कि भैया इस बिजनेस की सक्सेस कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड कर रही है। मतलब इस बिजनेस ने जितनी भी अचीवमेंट ली है अपनी लाइफ में अभी तक, जितना भी सक्सेस अचीव किया है, वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन के भरोसे ही किया है। तो इनके लिए ऐसा मानिए इनका मेन काम ही कोऑर्डिनेशन का है, दैट्स इट। कैसे, वो पढ़ेंगे हम। What is the secret behind the efficiency with which their business is conducted? The story of Dabbawalas began in the kitchens of Mumbai. ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव लाइन लिखी हुई है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, छोड़िए। After they step out of their door, someone begins the time-consuming process of preparing the workers of a fresh, home-cooked lunch. What happens this and that. Okay, हम सीधा आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। मैं आपको बताती हूँ कि डब्बा वाला कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। डब्बा वाला मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? लंच बॉक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी इंसान ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, कहीं पे भी जाता है, उसे बीच में इंटरवल मिलता है यूजुअली खाने के लिए। अब ऐसे में क्या होता है, जनरली जो इंसान अपने घर से बहुत दूर काम कर रहा होता है, स्पेशली बॉम्बे में तो हर एक चीज़ दूर ही मिलती है आपको, कभी भी आपका रेजिडेंशियल एरिया और आपका वर्क एरिया साथ में नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप घर से निकलते हैं बहुत सुबह
और आप लेके जाएं अपने साथ वो डब्बा बना हुआ, तो लंच तक वो डब्बे का टेस्ट क्या हो जाता है, बेसुवादा, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। उस चीज़ से बचने के लिए ये बिजनेस सोल्यूशन लेके आया, मतलब ये बिजनेस एंटरप्राइज एक सोल्यूशन लेके आया। अब बात करते हैं कि उनका सोल्यूशन क्या है। ये बोलते हैं एक पूरी प्रोसेस है जो कि एक घर से शुरू होती है और एक ऑफिस पे ख़त्म होती है, और इस पूरी प्रोसेस को जो कंप्लीट करने का टास्क करता है वो होता है एक डब्बा वाला, मतलब एक ऐसा इंसान जो इस एंटरप्राइज ने हायर किया होता है। वो इंसान एग्जैक्टली कर क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये बोलता है द फर्स्ट डब्बा वाला मतलब समझ गए ना, ऐसा इंसान जो एंटरप्राइज ने हायर किया है, जो डब्बे उठाने और रखने वाला काम करता है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट डब्बा वाला क्या करता है, he picks the tiffin from home and takes it to the nearest railway station। जर्नी स्टार्ट होती है इनके घरों से, मतलब ये एक एम्प्लॉय का घर है। एम्प्लॉय मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जॉब करने वाला इंसान है। मान लीजिए मैं इसमें बोलती हूँ इसका नाम है अनुज, ये अनुज का घर है और ये है अनुज का ऑफिस। अब अनुज को क्या लगता था कि सुबह सुबह टिफिन लेके जाओ तो बहुत ठंडा हो जाता है और मज़ा नहीं आता खाने में, तो फ्रेश टिफिन खाना है, गरम गरम टिफिन खाना है। तो डब्बा वाला ने इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, डब्बा वाला इंसान जाता है अनुज के घर, ठीक है। सबसे पहले डब्बा वाला इंसान क्या करता है, अनुज के घर जाता है और वहाँ से उसकी मम्मी से उसका टिफिन लेके आता है। तो यहाँ से क्या करता है, उसका टिफिन लेके उसकी मम्मी से आता है। कहाँ तक लाता है, रेलवे स्टेशन तक। ये है रेलवे स्टेशन। तो फर्स्ट डब्बा वाला घर से टिफिन लाता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे। द सेकेंड डब्बा वाला सॉर्ट्स आउट द डब्बास एट रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन एंड पुट्स देम इन द लगेज कैरेज। ये बोलते हैं यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन पे बैठे होते हैं कुछ डब्बा वालास जो कि ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, मतलब हर एक एरिया से उन्होंने क्या किया, डब्बे कलेक्ट किए, लेके आए। अब यहाँ पे उन्हें वो बाइफिकेट करेंगे कौन सा किस एरिया में जाने वाला है, कौन सा किस एरिया में, कौन सा किस एरिया में, कौन सा किस एरिया में। जस्ट लाइक जैसे हमारे पोस्ट्स आते हैं, जितने भी हमारे पोस्ट होते हैं रजिस्टर पोस्ट से जो आते हैं, वो कैसे होते हैं कि भैया वो डाकिया जो होता है वो उसे सॉर्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले कि ये इस एरिया का है, ये इस एरिया का है, ये इस एरिया का है और ये इस एरिया का है। फिर उन एरियाज के जो रिस्पेक्टिव डाकिया होते हैं उनको वो सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देते हैं कि आपके एरिया के आप बांट के आओ, आपके एरिया के आप बांट के आओ, आपके एरिया के आप, आपके एरिया के आप। तो यहाँ पे भी यही होता है, रेलवे स्टेशन पे होती है बाइफिकेशन। जिस एरिया का जो डब्बा होता है वो एक इंसान को पकड़ा दिया जाता है जो उस एरिया में एक्सपर्ट होता है, जिसको उस एरिया की पूरी खोज खबर है। अब क्या होता है, द थर्ड वन ट्रेवल्स विद द डब्बा, जो तीसरा इंसान होगा। सेकेंड वाले ने क्या किया, फर्स्ट वाले ने डब्बा घर से उठाया, रेलवे स्टेशन तक लाया, सेकेंड वाले ने उन डब्बे को बाइफिकेट किया और थर्ड वाले ने उस डब्बे को रेल में चढ़ के वहां पहुंचाने का काम किया जहां पे वो बेचना था, मतलब बेचना क्या, सॉरी, देना था, nearest to the destination. The fourth one picks up डब्बास from railway station and drops them at the offices. ये बोलता है कि भैया ये सिर्फ ट्रैवल करके लेके गया, लेकिन जो डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन होगा वहाँ पे एक और डब्बा वाला मिलेगा और वो क्या करेगा, इससे डब्बा लेगा और कहाँ तक पहुँचाएगा, अनुज के ऑफिस में पहुँचाएगा और फिर अनुज वही गरम गरम डब्बा अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाएगा। तो स्टोरी समझ में आई क्या हो रहा है। स्टोरी ये है कि पहला डब्बा वाला निकला उसके घर से टिफिन लेके, जो कि उसकी मम्मी ने बनाया था। किसकी मम्मी ने, अनुज की मम्मी ने। और वो डब्बा लेके आया नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे बैठा हुआ था सेकंड डब्बा वाला जिसने बाइफिकेशन किया अलग अलग डब्बों का और रिस्पेक्टिव इंसानों को दे दिया, डाकिया की तरह जो इंसान होते हैं जिस जिस एरिया में जो एक्सपर्ट होता है उनको वो पकड़ा देता है। अब वो क्या करते हैं, वो आगे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक लेके जाते हैं जहाँ पे वो ऑफिस होता है उसके नियरेस्ट। वो कौन सा वाला था, जो ऑफिस के हर घर के नियरेस्ट था। ये वाला कौन सा है, जो ऑफिस के नियरेस्ट है। तो ये ऑफिस के नियरेस्ट डब्बा मतलब वहाँ रेलवे स्टेशन तक लेके गया और फाइनली वहाँ से फोर्थ वन क्या करेगा, पिक करेगा और कहाँ लेके आएगा, उसके पर्टिकुलर ऑफिस तक लेके आएगा। इस तरह से अनुज को हर रोज़ गरम गरम खाना खाने को मिलता है और यहीं से कमाई होती है किनकी, डब्बा वाला की।
सो ये एंटरप्राइज क्या करती है, ये एंटरप्राइज कुछ नहीं कर रही है, जस्ट किसी के घर से उसका डब्बा उठा के उसके ऑफिस तक पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज है कोऑर्डिनेशन। अगर ये इंसान अपना काम ढंग से ना करे, इस इंसान के साथ कोऑर्डिनेट करके ना चले, तो ऐसे सिनेरियो में क्या डब्बा रेलवे स्टेशन तक ढंग से पहुंच पाएगा? ये इंसान इसके साथ कोऑर्डिनेट ना करे, क्या आपका टिफिन अल्टीमेटली आपके ऑफिस तक पहुंच पाएगा? तो यहाँ पे ये जो 4 डब्बा वाला है ना, उनके कोऑर्डिनेशन पे ही पूरा बिजनेस चल रहा है। तभी हमने बोला ये कोई ऐसा एंटरप्राइज नहीं है जो प्रोडक्शन कर रहा है या ट्रेड कर रहा है, ये बल्कि बहुत ही यूनिक नेचर का एंटरप्राइज है जो कि पूरा का पूरा काम कोऑर्डिनेशन से निकाल रहा है। सो इस एंटरप्राइज के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ इन्होंने अपने कोऑर्डिनेशन में क्या किया, थोड़ा सा भी गैप आने दिया, वहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस बह जाएगा, ढह जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ये बोलते हैं द होल टिफिन डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स नेग्लिजिबल टेक्नोलॉजी। अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज द रियल इमेज। ये लोग हैं डब्बा वालास और ये है इनका क्या, कैरियर, जिस पे ये अलग अलग डब्बे, अगर आप देख रहे होंगे तो कितने सारे डब्बे हैं, तो ये अलग अलग डब्बे रख के जा रहे हैं जो ये अलग अलग ऑफिस में देने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, क्या ये बहुत ज़्यादा फैंसी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बहुत ही पुराना प्रिमिटिव वे का एक व्हीकल उन्होंने चूज़ किया हुआ है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खर्चा ऐसा मानिए इस एंटरप्राइज का इतना है ही नहीं, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। मतलब प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं, खुद नहीं बना रहे ये डब्बा, घर से कलेक्ट करके ला रहे हैं। और दूसरा, ट्रेड भी नहीं कर रहे कि इधर से खरीदा उधर बेचा, नहीं, बेचने वाला काम भी नहीं करे। ये काइंड ऑफ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके घर से चीज़ें उठा के लाएंगे और कहीं आपको पहुंचा के देने का काम करेंगे। The Dabbawalas rely on low capital and use cycles, wooden carriages and local trains to achieve their targets. ये बोलते हैं कि भैया कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ कॉन्सेप्ट है। ये क्या करते हैं, लो कैपिटल के साथ रन करते हैं, साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं, वुडन कैरेजेस पे अपना सामान रखते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी, और लोकल ट्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं इधर से उधर जाने में। Then they say there are several groups that work independently and network with each other to achieve their goals. ये बोलते हैं भैया सारे अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सब क्या है, आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, coordinated हैं। Each area is divided into several small distribution sectors and each sector is handled by a particular person. अब क्योंकि हमें अलग अलग एरियाज तक खाना पहुंचाना है तो पूरे एरिया को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी इस पर्टिकुलर डिवीजन का हेड होगा उसको दे देंगे, जो इस पर्टिकुलर डिवीजन का होगा उसको दे देंगे, अंदर फिर वो जाके डिलीवर करता रहेगा। दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द एड्रेस इन दैट लोकेलिटी वेरी वेल। जैसे डाकिया उस एरिया के एड्रेस को बहुत अच्छी तरह से जानता है, वैसे ही ये भी उन एरियाज के एड्रेसेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। एंड अगर आपको देखने में लग रहा है कि ये बहुत ही वैसा ही कॉन्सेप्ट है या फिर बहुत ही वो है, तो ऐसा मत सोचिए। ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, नया नया ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आते ही विश्व भर में फेमस हो गया है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बिजनेस का जो कि आया कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड था, ना ज़्यादा कैपिटल में इन्वेस्ट करा है, ना ज़्यादा इन्होंने खर्चा किया है, शोबाजी करी है, लेकिन इतने कम टाइम में इन्होंने नाम बहुत कमा लिया है। और इसे सिर्फ एक सर्विस के उससे नहीं देखा जा रहा है, इसे सिर्फ एक बिजनेस एंटरप्राइज के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी 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 नाइस एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कभी भी आपको अपनी आंसर राइटिंग में कोऑर्डिनेशन का कोई भी एग्जाम्पल यूज़ करना है तो यूज़ दिस एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेस्ट वन नोन टिल नाउ। और ये काफ़ी अच्छे वे में दिया भी हुआ है, मतलब इसका काफ़ी कंटेंट आपके बुक में दिया भी हुआ है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और इसका मतलब भी समझ में आया होगा कि कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसे आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेशन के, और जब आपको इम्पॉर्टेंस भी दिखानी हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इस एग्जाम्पल को दे के बता सकते हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले लीजिए। थैंक यू।